उन्होंने अमेरिका से वादा किया था कि फांसियां बंद होंगी, लेकिन झूठ बोला। हमें पुष्टि मिली है कि ईरानी शासन ने गुप्त रूप से प्रदर्शनकारियों को फांसी देना शुरू किया है। यह विश्वासघात आयतुल्लाह के लिए बेहद खतरनाक समय पर हुआ। यूएसएस अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप अभी अरब सागर में पहुंचा है, चुपचाप और पूरी तरह हथियारों से लैस। यहाँ राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के पास सैन्य जमावड़े पर बोल रहे हैं। हमारे पास ईरान की ओर जा रही एक बड़ी सेना है। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी हो, लेकिन हम उन्हें बहुत करीब से देख रहे हैं। मैंने गुरुवार को 837 फांसियां रोक दी। वे सब मर चुके होते, उनमें से हर एक को फांसी दे दी जाती। ये जैसे 1000 साल पहले की बात है। ये एक प्राचीन संस्कृति है। वैसे बहुत समझदार लोग हैं, लेकिन ये एक प्राचीन संस्कृति है। गुरुवार को 837 में से अधिकतर युवा पुरुषों को फांसी दी जानी थी। मैंने कहा कि अगर आप उन्हें फांसी देते हैं तो आप पर इससे भी सख्त कार्रवाई होगी। ईरान न्यूक्लियर पर हमारी कार्रवाई इसके आगे कुछ नहीं है। और घटना से 1 घंटे पहले ही उन्होंने इसे रद्द कर दिया था, टाला नहीं, रद्द किया था, जो अच्छा संकेत था। हमारे पास एक विशाल बेड़ा है जो उस दिशा में जा रहा है। शायद हमें इसका इस्तेमाल न करना पड़े, देखेंगे। एक स्ट्राइक ग्रुप अब ईरान के करीब पहुंच चुका है और देश के अंदर है। शासन प्रदर्शनकारियों को फांसी दे रहा है, दयालु पुलिस वालों को मार रहा है और परिवारों से बच्चों के शवों के लिए पैसे वसूल रहा है। अयातुल्ला के लिए समय तेजी से बीत रहा है। बीबीसी पर्सिया ने परिवार के करीबी सूत्रों के हवाले से बताया है कि फांसी की सजा आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। अली रहबर 23 वर्षीय खिलाड़ी और बॉडी बिल्डर को कल फांसी दी गई। उन्हें 10 दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था। उसके परिवार को अभी तक नहीं पता कि उस पर क्या आरोप लगाए गए थे, लेकिन अब वह जा चुका है। न कोई मुकदमा, न कोई बचाव, बस मौत। और वह अकेला नहीं था। कर्ज क्षेत्र में 5 पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी गई। प्रदर्शनकारियों ने नहीं, बल्कि आईआरजीसी ने। उनका अपराध था कि उन्होंने आम नागरिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। जनवरी और 9 जनवरी को दमन के सबसे घातक 2 दिन थे। अब शासन अपने सुरक्षा बलों को दया दिखाने फांसी दे रहा है। देखें वे कैसे बच रहे हैं। ये फांसी की सजाएं न्यायिक प्रणाली के बाहर दी जा रही हैं। शासन विदेशी सरकारों को बता सकता है कि फांसी रुकी है, जबकि हत्याएं गुप्त रूप से जारी हैं। यह रोक नहीं, बल्कि झूठ है। मौत की मशीन कभी रुकी ही नहीं। उन्होंने बस इसे रिकॉर्ड से हटा दिया। लेकिन आयतुल्लाह के लिए दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 8 घंटों में और भी ज्यादा ईरानी यह समझ रहे हैं कि शासन द्वारा लागू किए गए इंटरनेट ब्लैकआउट को कैसे पार किया जाए। इसका मतलब है कि अब हमें असली घटनाओं की और ज्यादा फुटेज देखने को मिल रही है। और मैं आप सबको पहले ही चेतावनी देना चाहता हूं, इससे पहले कि हम इसमें जाएं। मैं आपको कुछ भी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि यह वाकई बहुत भयानक है और मुझे यकीन है कि यह यूट्यूब पर अनुमति नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना कि हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं बस आपको ईमानदारी से चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आप अब से यह वीडियो देखना नहीं चाहते तो यह बिल्कुल ठीक है। हम जो देख रहे हैं वो पहले की फुटेज जैसी नहीं है। अब सड़कों पर सिर कटे शव, खेल के मैदान लाशों से भरे हैं। परिवार अपने प्रियजनों की तलाश में मृत शरीरों के बीच चल रहे हैं। सरकार किसी की मदद नहीं कर रही है, बल्कि सच तो यह है कि वे इस समय शोक मना रहे ईरानियों का शोषण कर रहे हैं। जब परिवार अपने प्रियजनों के शव लेने जाते हैं जिन्हें आईआरजीसी ने उठाया था, तो शव वापस पाने के लिए उनसे हजारों डॉलर वसूले जाते हैं। यही सब नहीं है। आईआरजीसी इन परिवारों से जबरन दस्तावेज साइन करवा रही है, जिसमें उनके प्रियजन को सुरक्षा बल का सदस्य बताया गया है। इस तरह शासन इतिहास को फिर से लिख सकता है। वे परिवारों को झूठ बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि उनके बच्चे आईआरजीसी के सदस्य थे, न कि आम नागरिक जिन्हें उनके ही राज्य ने मारा। शासन की जारी मौतों की गिनती में सिर्फ सुरक्षा बल आते हैं। प्रदर्शनकारी इतिहास से गायब हो जाते हैं। पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो बात करते हैं कि असली आंकड़ा क्या है। अब हमारे पास ज्यादा फुटेज और जानकारी है। शासन के अनुसार 3000 से कुछ ज्यादा लोग मारे गए। वे दावा करते हैं कि उन 3000 में 500 सुरक्षा बल के लोग थे जो आतंकवादी प्रदर्शनकारियों के निर्दोष शिकार बने। यह झूठ है और हम जानते हैं असली संख्या ऐसी है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि मौतों की संख्या 20,000 तक पहुंच सकती है।
लोग उस 1000 की याद करते हैं जिनमें ज़्यादातर निहत्थे युवा आम नागरिक थे, जिन्हें उनकी ही सरकार ने कुछ दिनों में मार डाला। यहाँ राजा पहलवी पूर्व शाह के बेटे नरसंहार के पैमाने की जानकारी साझा कर रहे हैं। सुनिए। जो कुछ भी हो रहा है उसके बीच में मुझे लगता है कि मैं आपको ईरान से मिली ताज़ा खबरों से अपडेट कर सकता हूं। मैं अभी अभी एक राजनीतिक कैदी से फ़ोन पर बात करके आया हूं, जो किसी तरह इंटरनेट से जुड़ने में सफल रहा। यहाँ ज़मीन पे हालात ऐसे हैं, यह जनता और शासन की जंग है। शासन ने उनका नरसंहार किया और पूरी अंधेरे में ये और भी ज्यादा बर्बरता कर रहा है। अस्पतालों में लोगों को गोली मार रहा है। खामेनेई के आदेश पर किसी घायल को जिंदा न छोड़ने की क्रूरता, और आपके बताए आंकड़े सही हैं। अब देश भर में कम से कम 1000 लोगों के मरने की संभावना है। दुनिया और दर्शकों को समझना चाहिए कि ये बहादुर ईरानी लोग कह रहे हैं, हम अपनी आजादी और दुनिया को आतंकवादी शासन से मुक्त करने के लिए लड़ रहे हैं। उनकी प्रतिबद्धता आखिरी दम तक लड़ने की है, और यही वो जोश है जो हमारे पास अभी है। उनके पक्ष में हालात बदलने के लिए शासन के दमन के उपकरणों का निष्क्रिय होना जरूरी है, जो केवल उसी स्थिति में हो सकता है जैसा कि राष्ट्रपति ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर शासन ने लोगों के खिलाफ बर्बरता का इस्तेमाल किया तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। और शासन की बातों पर भरोसा मत करें, वे बस समय खरीद रहे हैं। वे वही झूठे वादे करेंगे जो उन्होंने पहले भी किए हैं, और आप उनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। यह अब तक के आधुनिक इतिहास की सबसे घातक हत्याओं में से एक थी, और इसे जितना ध्यान मिलना चाहिए उतना बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। न कोई कवरेज, न आपात यूएन सत्र, न वैश्विक आक्रोश, बस खामोशी जब परिवार मैदान में बच्चों के शव खोज रहे हैं। इसी वजह से हम इसे लगातार कवर करते हैं, भले ही एल्गोरिदम को यह पसंद न आए, भले ही यूट्यूब हमारी वीडियो पर पाबंदी लगाता रहे। अगर आप हमारा समर्थन करना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाएं, इससे हमें मदद मिलेगी। अब जानते हैं अमेरिका क्या कर रहा है। जब शासन प्रदर्शनकारियों को फांसी दे रहा है, अमेरिकी सेना चुपचाप अपनी स्थिति बदल रही है। कल तक शतरंज की गोटियां जगह पर थीं। यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, जो हाल ही में दक्षिण चीन सागर में था, अब अरब सागर में है और ईरान के हमले की पहुंच में है। अब इन सबके लिए एक बड़ा डिस्क्लेमर है। हमें अनुमान लगाना पड़ा कि कैरियर कहाँ है, क्योंकि हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया बेस के पास इसकी लोकेशन छुपाई गई थी। उसने लोकेशन ट्रांसमिट करना बंद कर दिया। अगर वह उसी स्पीड से चलता रहा हो तो संभव है कि वह अरब सागर पहुंच गया हो। बिल्कुल ये मानकर चल रहे हैं कि वो कहीं और नहीं रुका। अब शासन को पता है कि वो आ रहा है, बस उन्हें ये नहीं पता कि वो ठीक ठीक कहाँ है। मैं आपको बताता हूँ कि इसका फायर पावर के लिहाज से मतलब क्या है, क्योंकि ये सिर्फ जहाज नहीं बल्कि तैरता सैन्य अड्डा है। लिंकन पर लगभग 5000 नाविक और एयर विंग में 60-70 विमान होते हैं, जिनमें फाइटर जेट्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इसमें एक गाइडेड मिसाइल क्रूजर, 2 डिस्ट्रॉयर, एक न्यूक्लियर सबमरीन और लॉजिस्टिक्स शिप्स हैं, जिससे फ्लीट महीनों तक बिना सप्लाई समुद्र में रह सकती है। ईरान के लिए ये सब काफ़ी नहीं था, क्योंकि कैरियर ग्रुप अकेला नहीं है। यूएसएस रूजवेल्ट, एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, कई हफ्तों से पर्शियन गल्फ में है। यह ठीक तब बदला जब ट्रंप ने ईरान को प्रदर्शनकारियों को न मारने की चेतावनी दी, और तब से यही है। साथ ही हमारे पास करीब 15 F-15 फाइटर जेट्स हैं जो जॉर्डन एयर बेस पर पहुंच गए हैं। इससे ताकत और विकल्प बढ़े हैं। मैं एक बात साफ करना चाहता हूं, इन तैयारियों का मतलब सिर्फ ईरान पर हमला करना नहीं है, ये आगे के लिए भी है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो तेहरान जवाबी कार्रवाई करेगा, शायद बैलिस्टिक मिसाइलों से जो अमेरिकी बेस, अरब सहयोगियों और इजराइल पर निशाना साधेंगी। इसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, डिस्ट्रॉयर्स और F-15 सभी रक्षा में बड़ी भूमिका निभाएंगे। ईरान जो भी जवाबी हमला करेगा उसे रोकने में मदद करेंगे। इतनी ताकत तैनात होने का मतलब है कि अमेरिका चाहे तो हमला कर सकता है, बस फैसला लेना बाकी है। हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं सैम हूं, अगले वीडियो में मिलेंगे। ऐसी वीडियो बनाने की एक समस्या ये है, जहां हम बहुत सारे ड्रोन हमले दिखाते हैं, भले ही कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल नहीं हो रहे हों। वीडियो में यूट्यूब अक्सर हमारे वीडियो को डिमोनेटाइज
या प्रतिबंधित कर देता है। पिछले हफ्ते हमारे 4 वीडियो डिमोनेटाइज हुए थे। ड्रोन हमले दिखाना या यहाँ तक कि फ्रंट लाइन से फुटेज दिखाना विज्ञापनदाताओं के लिए अनुकूल नहीं है और इसी वजह से वीडियो पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यही आधुनिक युद्ध की हकीकत है जिसे यूक्रेनियन लड़ और झेल रहे हैं। इसीलिए हमने बिजनेस बेसिक्स नाम से खुद का प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिसे हमने खुद बनाया है और जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक को ब्लर नहीं करना पड़ता, हमें फ्रंटलाइन की फुटेज को ब्लर नहीं करना पड़ता और हमें रूसी एयर बेस के तबाह होने को भी ब्लर नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हम अपनी साइट पर कोई विज्ञापन भी नहीं चलाते। इस तरह हमें खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता सिर्फ इसीलिए क्योंकि विज्ञापनदाता हमारे कवरेज से खुश नहीं हैं। हम साइट को विज्ञापनों से फंड नहीं करते, हम इसे आपके समर्थन से फंड करते हैं। तो अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और आप हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमसे जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने के बाद आप वो सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपलोड किया है और वो सारे वीडियो भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारी कवरेज और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।